स्वागत दोस्तों आप सभी का आज की बड़ी अपडेट के सामने मौजूद है। के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों 1 मई 2025 की सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वह कानून को लेकर देश भर के अंदर ब्लैकआउट नजर आया दोस्तों, बत्ती गुल नजर आ रही थी। बताएंगे कहां से बड़ी खबर सामने आई है और अचानक से बीजेपी के अपने ही सहयोगी ने 127 नेताओं ने एक साथ वह कानून को लेकर दिया है अपना इस्तीफा। बताएंगे लगातार कहां पर एनडीए गठबंधन वालों के बीच में लगी है इस्तीफों की झड़ी। बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी दोस्तों। इसी के साथ में जातीय जनगणना कराने को लेकर बीजेपी उल्टा बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। बताएंगे भाजपा के समर्थकों ने ही अब बीजेपी को वोट नहीं देने और नोटा दबाने का किया है ऐलान। बताएंगे नो कास्ट सेंसस भी ट्रेंड कराया गया है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी ने 2 और कार्ड चल दिए हैं जिसका जवाब नहीं है बीजेपी के पास में। बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या बीजेपी राहुल गांधी के रणनीति के सामने घुटने टेक चुकी है दोस्तों। इसी के साथ में अमित शाह के हाथ से सत्ता छीनकर लोगों को देने की मांग करते हुए कई सारे विधायकों ने बीजेपी की केंद्र सरकार को पत्र लिखा है दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन हटाकर लोगों के न्याय की मांग की जा रही है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ये सच है कि सरकार बीजेपी की है लेकिन चला राहुल गांधी रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए वह कानून लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर वह कानून को लेकर चल रहे जोरदार प्रोटेस्ट के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी सुभाषपा पार्टी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने ही पूरा का पूरा एक साथ इस्तीफा दे दिया है। भत्तीगुल आंदोलन के बीच में फराज रिजवी जो अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष है दोस्तों, उन्होंने फैसला लिया है और वह कानून पर एनडी गठबंधन वालों के रुख को देखते हुए यानी बीजेपी और सुभाषपा पार्टी के द्वारा इस कानून का समर्थन किए जाने के मामले को लेकर इस्तीफा दिया है दोस्तों। और फराज रिजवी ने कहा है कि वक्फ बिल का समर्थन देने और धार्मिक जगह को राजनीतिक में इस्तेमाल करने के विरोध में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों पार्टी सुभाषपा पार्टी और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे का पालन कर रही थी दोस्तों। और उसके बाद ये तगड़ा एक साथ 127 लोगों का इस्तीफा आया है और ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समाज के जुड़े हुए हैं। फराज रिजवी ने मीडिया से बताया है कि हमने उम्मीद की थी कि पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में खड़ी होगी, लेकिन उन्होंने खुलकर धोखा दिया है, इसलिए हमारी पार्टी इनके खिलाफ खड़ी हो गई है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पूरे देश भर के अंदर बत्ती बुझाओ आंदोलन का ऐलान किया गया था दोस्तों। और बीते दिन जगह जगह इसका जबरदस्त जन सैलाब के साथ में समर्थन देखने को मिला। आपको बता दें कि कार्यालय से लेकर घर हर जगह पर बत्ती गुल नजर आई दोस्तों। वक्फ बोर्ड के द्वारा लगभग 15 मिनट तक इसे बंद करने के लिए बोला गया था, यानी हर जगह लाइट बंद करने के लिए बोला गया था दोस्तों। उसके बाद आप मीडिया की हेडलाइंस देखिए, जमशेदपुर के अंदर इलाके में अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। वह कानून के खिलाफ घरों की लाइटें चारों तरफ बंद कर दी गई दोस्तों। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले को लेकर भी जानकारी दी है दोस्तों। एक और मीडिया रिपोर्ट में छपी है कि भोपाल में भी वह कानून के कारण बिजली बंद की गई, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। मुस्लिम समाज के इलाकों के अंदर जहां तहां केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था दोस्तों। इसी के साथ में हैदराबाद की भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर केवल ब्लैकआउट दिखाई दे रहा है, हर जगह अंधेरा है दोस्तों। केवल सड़क पर जो गाड़ियां चल रही है उन्होंने लाइट जलाई हुई है, बाकी पूरा इलाका अंधेरे में लिप्त नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि एक काले कलर का कंबल पूरे शहर के ऊपर डाल दिया गया है। और ये खबर लगभग सभी राज्यों से सामने आई है दोस्तों, सभी बड़े शहरों से सामने आई है। आपकी क्या राय है कि आपके इलाके में भी ये पूरी तरीके से सफल रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी दोस्तों, क्या फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ में अगर ये आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार चल रही है दोस्तों, तो ये 100% गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम केवल मोदी का है दोस्तों और सरकार तो कहे तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चला रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के सारे बड़े एजेंडे बीजेपी के लोग अपनी सरकार में अब लागू कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि बची हुई सीटें भी ना हार जाए। आपको बता दें कि सबसे पहले मोदी सरकार ने 2024 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की बातें सुननी शुरू कर दी दोस्तों। चाहे न्याय योजना हो या फिर छात्रों को रोजगार देने का मामला हो या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, हर मुद्दे पर जब जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने मुद्दे को उठाया दोस्तों, बीजेपी की सरकार अपनी पॉलिसी में इन चीजों को जोड़कर सामने लेकर आ गई। और यही बड़ा कारण है कि आप कह सकते हैं कि देश में सरकार तो मोदी की चल रही है दोस्तों, लेकिन चला उसे राहुल गांधी रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सारे एजेंडे को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग लागू करने लगे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की है और कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का ऐलान किया जाता है दोस्तों। गोदी मीडिया के लोग सुबह से लग गए काम पर और एक माहौल बनाने लगे कि क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने वाला है, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, क्या पहलगाम का बदला लिया जाएगा। इस तरीके की नई नई थ्योरियां पेश की जाने लगी दोस्तों। लेकिन अंतोगत्वा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे दोस्तों। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की 1-2 पॉलिसी के बारे में बताया और जो मेन मुद्दा था दोस्तों वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया है। ये जानकारी दी गई दोस्तों जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर आती है कि जातीय जनगणना कराने की इजाजत दे दी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने, तो उसके बाद विपक्ष जहां पर एक और पूरी तरीके से जश्न में डूब गया दोस्तों कि उनके मांगों को आखिरकार स्वीकार कर
लिया है। तो दूसरी और राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दोस्तों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए कहा कि संसद में हमने कहा था कि जातीय जनगणना करवाएंगे, 50% के आरक्षण की सीमा को हटाएंगे और केंद्र सरकार ने अब जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि जातीय जनगणना कब कराई जाएगी और इसकी प्रक्रिया कब समाप्त होगी और किस तरीके से करवाई जाएगी। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार से ट्रांसपेरेंसी की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि अगर वाकई बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर काफी सीरियस है तो फिर उनको जल्द से जल्द जातीय जनगणना करवाना चाहिए, अंतिम रिजल्ट भी देना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखा था। साथ साथ मोदी सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले पर अब योगेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होता तो यह संभव ही नहीं था कि आमतौर पर मैं किसी मुद्दे को लेकर लोगों को क्रेडिट नहीं देता, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती कि राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई सारे सवाल उठाए हैं। पार्टी के अंदर विरोध हो रहा था और उनका माखौल उड़ाया जाता, इसके बावजूद राहुल गांधी डटे रहे, यानी उनके पार्टी के लोग ही उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डटे रहे तो आज जाकर बीजेपी की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। दोस्तों आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि दोस्तों इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, यहां तक कि नितिन गडकरी भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। दोस्तों उन्होंने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। अब सवाल यह है कि क्या मोदी के कैबिनेट के अंदर नितिन गडकरी ने इस बात को मंजूरी दे दी है? दोस्तों इस पर सुप्रिया सेनेट ने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। नितिन गडकरी जी, कैबिनेट मीटिंग में सब कुछ ठीक है ना? अब दोस्तों मोदी और नितिन गडकरी को बैठकर तय करना चाहिए कि जो जात की बात करेगा उसको कैसे ट्रीट किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला खुलकर लोगों को अब समझ में आने लगा है कि बीजेपी और आरएसएस बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों आपको बता दें कि 3 सितंबर 2024 को आरएसएस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातीय जनगणना। इस पर लालू यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करके इनसे जातीय जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है? ये जो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातीय जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ों, आदिवासी, गरीबों का एकता देखने और दिखाने का समय आ गया। दोस्तों इसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है जातीय जनगणना को लेकर, तो लालू यादव बोले कहा था ना, कान पकड़कर दंड बैठक करवाएंगे, इन संघियों से जातीय जनगणना करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर इस बार के चुनाव में बैकफुट पर है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि कास्ट सेंसस को पुश किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जो लिखा था। साथ साथ राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो रवीश कुमार की टिप्पणी आई है। दोस्तों रवीश कुमार ने कहा कि अभी तक मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी से सांसद लेकर आ रही थी, यानी कांग्रेस पार्टी में जीते हुए सांसदों को अपने साथ में लाकर सरकार चलवा रही थी, मेजोरिटी की सरकार चलवा रही थी, लेकिन जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे अब ये लोग कांग्रेस पार्टी से छीन रहे हैं, यानी जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था कुछ दिन पहले तक, उस पर अब बीजेपी के लोग दावा करेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। दोस्तों जहां पर जम्मू और कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों का मजाक उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिबली आर्ट जारी किया गया। दोस्तों इसमें धर्म पूछा जाति नहीं ये लिखा गया और बटोगे तो कटोगे वाला नारा देकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर रही थी दोस्तों, लेकिन अब लोगों ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा कि अब तेरा मालिक जाति पूछ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के जो समर्थक है वो भी काफी ज्यादा भड़के पड़े हैं। साथ साथ मणिपुर की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के करीब 3 महीने के बाद 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है दोस्तों, और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राज्य में जल्द से जल्द सरकार को बहाल करने की मांग की गई है। दोस्तों इन विधायकों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 मई तक केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया और खुद सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पत्र में बीजेपी के 14 विधायकों के नाम शामिल है, इसमें से 3 जेडीयू के विधायक भी हैं। बीजेपी में इनका विलय हो चुका है। एनपीपी पार्टी के 3 और नागा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के 2 विधायकों ने और 2 निर्दलियों ने फैसला लिया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सबको साथ में आकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए और मणिपुर के मामले में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और मोदी सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए दोस्तों, जो कहीं ना कहीं सवालों से भागते नजर आते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अंदर ईडी ने कांग्रेस पार्टी के नेता भीम शंकर बिलगुंडी के घर पर छापेमारी की है। दोस्तों 80 करोड़ रुपए के युवाओं से जुड़े हुए स्कॉलरशिप के स्कैम्स का ये पूरा मामला है। कर्नाटका के अंदर भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण है जिसके कारण बीजेपी की सरकार चली गई थी। दोस्तों अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बार बार कर्नाटका में करप्शन एक बड़ा मेजर मुद्दा बनकर उभर कर सामने आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ में 21 एमएलए जिसमें 13 बीजेपी के, 2 एनपीपी के, 2 एनपीएफ के और 2 इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन सभी ने लेटर लिखा है। दोस्तों मणिपुर में पॉपुलर गवर्नमेंट को रिस्टोर करने की मांग की गई है, यानी ये सारी पार्टियों के लोग एक साथ मिलकर इस मामले पर कम से कम एकजुट नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर धर्म पूछकर बेरहमी से हत्या के मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किए गए पोस्ट और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी राय को पार्टी का स्टैंड बताकर इमेज खराब करने के मामले पर इन सब पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम के आतंकवादी हमले को लेकर नेताओं को दिशा निर्देश जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार के अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है, यानी पार्टी के लोग कोई भी उलझुल तरीके का बयान नहीं देंगे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं एकदम सही किया है कांग्रेस पार्टी ने ताकि डिसिप्लिन बनी रहे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों कई सारे कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता है जो जोश जोश में
कई सारे ऐसे बयान देते हैं जिसका गोदी मीडिया के लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं दोस्तों, गलत मतलब निकाल कर एक ही मुद्दे को रगड़ते रहते हैं। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब नेता प्रतिपक्ष पार्षद आकाश तिवारी को नियुक्ति दे दी गई दोस्तों। उनके विरोध में 5 और पार्षदों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले खुद को पूर्व प्रधानमंत्री संदीप साहू बता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी के द्वारा आकाश तिवारी को रामपुर नगर पालिका में नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। आकाश तिवारी को नया नियुक्त किया गया है नेता प्रतिपक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जैसे ही खबर सामने आती है 5 पार्षदों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले में खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू का नाम भी शामिल है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी प्रदेश कमेटी और जिला कांग्रेस के कमेटी डीसीसी के द्वारा आकाश तिवारी को रायपुर नगर पालिका में नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। इस निर्णय के बाद पार्टी विरोधी सुर कई सारे पार्षदों के नजर आ रहे हैं। दोस्तों पार्षद संदीप साहू, जयश्री नायक और रेणु साहू और दीप साहू के साथ साथ रोनिता प्रकाश जगत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों गौरतलब है कि जयश्री नायक को पहले भी नाराजगी रही है। दोस्तों देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को मनाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुख्तार अंसारी वाले मामले को लेकर बड़ी राहत मिली है। दोस्तों मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने याचिका दाखिल की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दोस्तों जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें जेल में हुई मौत में एफआईआर दर्ज कराने और एसआईटी यानी विशेष जांच दल से जांच करवाने की मांग की गई थी दोस्तों, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप योग्य ना मानते हुए खारिज कर दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में अपनी जान गंवानी पड़ी और ऐसे में क्या इस पर जांच पड़ताल भी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है तो उम्मीद की जा रही है कि अब हाई कोर्ट से ही सीधा मामले पर कोई ना कोई आदेश जारी करवाया जाएगा। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के चुनावी मंच पर मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी का दुपट्टा डालकर भारतीय जनता पार्टी में आने का ऐलान करने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर से चर्चा में है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीतने वाली विधायक निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। दोस्तों हाल ही समय में सागर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्याम तिवारी ने मंडल के कार्य समिति की घोषणा की है। दोस्तों इसमें बिना नगर मंडल कार्य समिति में विधायक निर्मला सप्रे को स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर नाम दिया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष इनका इस्तीफा देके उसका संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दूध से जलने का एहसास हुआ, उससे सबक लेकर यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए फैसला ले रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अचानक से इस तरीके के फैसले लिए जाने पर कुशवाहा ने एक बड़ा बयान जारी किया है। दोस्तों कुशवाहा ने कहा है कि अगर गंदी राजनीति हुई तो नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा, यानी बिहार के इलेक्शन में जैसे 2024 के चुनाव में उससे भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों यानी एक तरीके से बीजेपी के लोगों को ही धमकी दी जा रही है। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। दोस्तों उन्होंने बीजेपी के नेताओं के कृत्यों पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों ऐसे में एक और बड़ी जानकारी आ रही है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसद सनातन पांडे के आवास पर एक शादी समारोह के दौरान बयान जारी किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, सत्ता दल के समर्थक हमें मारने की धमकी दे रहे हैं और डराने के लिए सड़कों पर टायर फेंक रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर रामजी लाल सुमन के खिलाफ जो साजिश हो रही है दोस्तों उस पर अखिलेश यादव ने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है। दोस्तों इस बयान से समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से आपराधिक तत्वों को आगे बढ़ाया जा रहा है दोस्तों और संरक्षण दिया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले को लेकर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शराबबंदी के मामले को लेकर बिहार सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल दोस्तों हाई कोर्ट ने बिहार सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने ये जुर्माना शराबबंदी कानून के तहत इस्तेमाल को लेकर लगाया है। दोस्तों ये जुर्माना बेगूसराय के एथेनॉल से भरे एक टैंकर को गलत तरीके से जब्त करने का मामला है। पटना हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को कहा है कि बिना वजह ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कोर्ट ने इस मामले में दोषी अधिकारी पर सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों जस्टिस बीबी भजंत्री ने बेंच के द्वारा मधु ट्रांसपोर्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। दोस्तों उलझुल तरीके का बयान दे ही रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की छवि धूमिल करने का आरोप झारखंड के रांची के जगन्नाथपुरी मामले से जुड़ी आई है। दोस्तों जहां पर शहर के अंदर यूट्यूब चैनल चलाने वाले संपादक कौशलेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्राथमिकी मानहानि से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 और साइबर अपराध से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री की ओर से उनके आपस सचिव अजरुद्दीन ने इस मामले की शिकायत लिखित तौर पर दी है। दोस्तों उनका आरोप है कि झूठे तथ्यों के आधार पर नकारात्मक प्रचार करने के लिए मंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए कोशिश की गई। हाईकोर्ट में लंबित एक मामले को तोड़ मड़ोड़ कर बिना किसी प्रमाण के प्रस्तुत किया गया ताकि मंत्री की छवि को नुकसान
नुकसान पहुंचाया जा सके। उनका आरोप है कि पूर्व में भी इस यूट्यूबर की ओर से कई झूठी और भ्रामक खबरें प्रसारित की गई है। संबंधित पत्रकार पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया गया है। दोस्तों जगन्नाथपुर थाने में पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। दोस्तों देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली है बड़ी राहत। दोस्तों मामले को लेकर अब पूर्व प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भेजने को कहा था। राज्य सरकार केंद्र के आदेश को कैसे संशोधित कर सकती है? कैसे साबित होगा कि कोई नागरिक पाकिस्तान से प्रताड़ित है? सिर्फ मजहब के आधार पर कैसे रहने दिया जा सकता है? पहलगाम वाले हमले वाले मामले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव के बाद अब ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में एक और बड़ी खबर आई है देहरादून से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संविधान बचाओ रैली बीते दिन करती नजर आई है। दोस्तों देहरादून के रेंजर ग्राउंड्स में संविधान बचाओ रैली में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कमर कस ली और भारी संख्या में लोगों का एक हुजूम देखने को मिला है। दोस्तों इसमें सचिन पायलट मौजूद रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं में से खासकर जो उत्तराखंड के हैं दोस्तों उनको आगे किया गया है और इस सभा को संबोधित किया गया है। आपको बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यक्रम में अपने सीनियर नेताओं को रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं। इसका मतलब जल्द उनको कुछ बड़ा पोस्ट भी मिल सकता है। दोस्तों वहीं पर अजीत भारती जैसे कई सारे राइट विंग यानी बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन को सपोर्ट करने वाले लोग भी कास्ट सेंसस को लेकर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक कि आईटी सेल वाले और राइट विंग वालों के बीच में ही आपस में घमासान चढ़ा हुआ है, यानी जो मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके सामने कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और आईटी सेल के लोग ही हैं। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अजीत भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राइट विंग के मौसम वैज्ञानिक और बरसाती मेंढक डराते हुए समझा रहे हैं कि जो बात पहले राष्ट्र और समाज के विरोध में थी आज वो राष्ट्र को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। अभी वो बिंदुवार समझा रहे हैं कि कौन सी गेम थ्योरी के प्रणेता ने किस समाज शास्त्र की किस किस स्टडी पर युद्ध के कौन से नियम बनाए हैं बताए हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने आपस में एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी आईटी सेल से पूछा जा रहा है कि बताओ किसानों का जो बिल वापस हुआ तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताने लगे। जब विपक्ष ने दबाव बनाया तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा और उसे एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक बताया गया। जातीय जनगणना बताकर करवाकर एक तरीके से इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। और बीजेपी और आम लोगों में क्या अंतर बचा है, फिर खासकर विपक्षी पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर बचा है। दोस्तों कुल मिलाकर राइट विंग वाले और आईटी सेल वाले एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे पड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कास्ट सेंसस राहुल गांधी के अथक प्रयास के बाद आया है और ये अभी इतनी जल्दी मुद्दा शांत होने वाला नहीं है, अभी ये तो आपस में और ज्यादा लड़ेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों सांसद अखिलेश यादव बोले, कहा पाबंदी अंत की और बढ़ती भयभीत सत्ता की निशानी होती है। अखिलेश यादव ने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के बंद किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों आपको बता दें कि 4 PM को भारत के अंदर बैन कर दिया गया है न्यूज चैनल को। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये वो तथाकथित बड़े न्यूज चैनल है जो दो लोगों के बीच में आग लगाकर शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं, ऐसे चैनलों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे वो कहते हैं कि लोकप्रिय यूट्यूब चैनल को बंद करना या किसी लोक गायिका पर FIR के पीछे असली वजह दर्शकों के बीच में नकारे जा चुके उन बड़े न्यूज चैनलों को बचाने की है जिनका सत्ता से वो नालबद्ध संबंध है, जिसका आर्थिक सिद्धांत है, जिनका दाना उनका गाना। इन जुमलाई चैनल का झूठ अब सिर्फ वही देख रहा है जो आज तक ये नहीं समझ पाया है कि उसकी भावना का शोषण करके उसे लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और बनाए रखा भी जा रहा है। ये मूर्खता की डेली डोज परोसने वाली तथाकथित बड़े न्यूज चैनल वाले हैं। सत्ता के असली लोगों को चिंता यह है कि माउथ ऑर्गन चैनल चले गए तो सत्ताधारी दल अपने लगातार घटते समर्थकों को कैसे बचाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कई सारे न्यूज चैनल बल्कि ज्यादातर गोदी मीडिया के चैनल बीजेपी का भोपू बने पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले न्यूज चैनल बने पड़े हैं दोस्तों। और अगर ये खत्म हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कौन फैलाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इन चैनलों को मजबूत करने के लिए जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों अखिलेश यादव के इन शब्दों के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के लोगों से बड़ी अपील जो की उसका असर देखने को मिला। लगभग 15 मिनट तक लोगों ने अपने घर में बिजली बंद रखी। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्त कानून के प्रोटेस्ट में एक्टिव होते ही एक नए तरीके का आंदोलन देखने को मिल रहा है। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।